नमस्कार साथियों, ये है हमारा एरर डिटेक्शन का सेट नंबर 14। और ऐसे हर सेट के अंदर हम ग्रामर के 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड ग्रामर के कंसेप्ट जो है हमारे एग्जाम्स में, जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम है, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, ऐसा कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर इंग्लिश आ रही है, तो ग्रामर के जो सबसे ज्यादा रिपीटेड कंसेप्ट है वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिसके लिए भी आप चाहते हो कि उसको ग्रामर आ जाए और वो एग्जाम में पास हो जाए। चलिए आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड वेयर हैड ही गॉन विदाउट टेलिंग एनीवन। माँ ने बच्चे से पूछा कि वो कहाँ गया था बिना किसी को भी बताए हुए। अब देखो, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, शायद हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बीच में कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यूज हुआ तो इस बीच में आने वाले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। अगर हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी और सब्जेक्ट को बाद में लिखा तो भाई साहब ये कंसेप्ट हो जाएगा गलत। हमें फॉलो करना है ये, यहां पर लिखा हुआ है वेयर, जो कि बीच में लिखा हुआ है सेंटेंस के, तो वेयर के बाद पहले लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगा दिया बाद में। इसी चीज को हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि हैड ही की जगह हमें पहले ही लिखना पड़ेगा और उसके बाद में हैड लिखना पड़ेगा। और ये चेंजेस हम कर रहे हैं बी पार्ट के अंदर, तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया हो तो एक कमेंट करके बता देना यार कि आ गया है, या ऐसा एक सेंटेंस भी लिख देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बीइंग अ संडे द शॉप्स वर ऑल क्लोज्ड। संडे होने के कारण सारी दुकानें बंद थी। अब एक रूल है जो शायद मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो नया हो सकता है, और जिन्होंने पार्टिसिपल्स पढ़े उनको पता होगा। बीइंग से अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो बीइंग के बाद लिखते हैं भैया कोई नाउन। तो देखो यहाँ पर भी बीइंग के बाद नाउन लिखा हुआ है, बीइंग के बाद लिखा हुआ है संडे, संडे नाउन है। रूल ये है कि इस नाउन के लिए, जो नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नाउन के लिए प्रोनाउन चाहिए, या तो इधर लगा दो, ठीक है, और अगर उधर जगह नहीं है तो बिल्कुल शुरुआत में लगा दो यहाँ पर दोनों में से एक जगह तो आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ संडे, संडे के लिए एक प्रोनाउन लगाना है, क्या यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर तो शॉप्स लिखी हुई है, वहां पे तो नहीं लगा सकते, तो फिर कहाँ लगा दो? तो भैया बीइंग से पहले लगा दो, शुरुआत में बीइंग से पहले लगा दो। संडे के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? संडे एक डे का नाम है, डे के लिए इट लगा सकते हो आप। तो संडे के लिए यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में लगा दो इट, और ये सेंटेंस हो जाएगा इट बीइंग अ संडे द शॉप्स वर ऑल क्लोज्ड। समझ में आ गया होगा। ए पार्ट में चेंजेस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स हैव बीन इनवाइटेड टू द अवार्ड सेरेमनी। प्रिंसिपल को टीचर्स के साथ साथ बुलाया गया था, अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट किया गया था। बहुत रिपीटेड है, बहुत बार आया है, बहुत कॉमन है। यहाँ पर लिखा हुआ है अलोंग विद। अलोंग विद एक कंजंक्शन है, आप सबको पता ही होगा। अलोंग विद एक कंजंक्शन है, और रूल ये है कि अलोंग विद दो चीजों को जोड़ने का काम करेगा, एक उससे पहले आएगा और एक उसके बाद में आएगा। आगे जो भी पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा ना भाई, ये सेंटेंस जो आगे लिखा जाएगा, दिस कंप्लीट सेंटेंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट 1। अलोंग विद अगर लिखा हुआ है तो बाद वाले सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जो भी वैल्यू है पहले लिखे हुए सब्जेक्ट की है। अलोंग विद से पहले कौन लिखा है? प्रिंसिपल। बाद में लिखा है टीचर्स। भैया टीचर्स के हिसाब से सेंटेंस नहीं चलेगा, सेंटेंस चलेगा प्रिंसिपल के हिसाब से। प्रिंसिपल साहब सिंगुलर फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है ये हैव कट जाएगा, उसकी जगह पर हैज आ जाएगा। हालांकि बुलाया प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर को भी गया है, लेकिन जो सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल के हिसाब से बनेगा। ये इस कंजंक्शन का रूल है। ये रूल विद का भी है, अलोंग विद का भी है, टुगेदर विद, एसोसिएटेड विद, कंबाइंड विद, मतलब विद का यूज करके अगर कोई भी कंजंक्शन बनता है तो ये उसका रूल है। अगर समझ में आ गया तो एक कमेंट जरूर करते हैं। देखो, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप में से हर एक की कमेंट को पूरी तरह आंसर करूँ, एड्रेस करूँ। अगर कोई कंसेप्ट है तो वो बताऊँ, तो अपना कमेंट जरूर लिखना। चलो आगे चलते हैं। She is one of those who works hard despite challenges। ये उन कुछ लोगों में से जो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चैलेंजेस के बावजूद भी। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी। चैलेंज की स्पेलिंग ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है हु क्या है भाई? हु तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है कि वो अपने से पहले लिखे हुए शब्द के लिए होता है। पहले कौन लिखा है? पहले लिखा है दोस्त। दोस्त तो प्लूरल है, तो इसकी वजह से ये हु भी प्लूरल हो जाएगा। तो इसके बाद में आने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगाते, तो ये ध्यान रखना। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं भाई, ये जो हु लिखा हुआ है ये इसके लिए नहीं है, शी के लिए नहीं है। बहुत क्लियर कर रहा हूं, शी के लिए नहीं लिखा, दोज के लिए लिखा है। शी इज वन ऑफ दोज। शी को तो कह रहे हैं ये उन लोगों में से है, उन लोगों में से है जो अपना काम करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं चैलेंजेस के बावजूद भी। तो ये हु शी के लिए नहीं लिखा। अगर शी के लिए होता तो सिंगुलर होता। ये लिखा है दोज के लिए, और दोज प्लूरल है, इसलिए हु भी प्लूरल है, इसलिए वर्क लिखा जाएगा, ये भी प्लूरल होगा। किसी वर्ब को जब प्लूरल करना होता है तो उसके अंदर से एस या एस हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो हम चेंजेस कर रहे हैं बी पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द मैनेजर टोल्ड दैट ही वुड नॉट टॉलरेट एनी इंडिसिप्लिन। मैनेजर ने कहा कि वो किसी प्रकार का इंडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करेगा। मैनेजर टोल्ड दैट,
टोल्ड लिखा है भाई। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। वर्ब का टाइप होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब का टाइप होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखना कंपल्सरी होता है। मतलब टोल्ड के बाद आपको बताना पड़ेगा कि किसको बताया। मैनेजर टोल्ड हूम, मैनेजर ने किसको कहा। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट भी नहीं कर सकते अपने आप, तो आप क्या करोगे, आप टोल्ड को हटा दो, इसकी जगह पर आप सेड लिख दो। सेड जो है वो इंट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट लाना कंपल्सरी नहीं होता। टोल्ड की जगह सेड लगा देंगे, सेड अकेला आ सकता है, टोल्ड अकेला नहीं आ सकता। अब आपके दिमाग में क्या ये रूल सिर्फ टोल्ड के लिए है, मतलब सिर्फ टेल के लिए है? नहीं भाई, टेल ट्रांजिटिव है, इसके अलावा आस्क है, ये भी ट्रांजिटिव है। अगर कहीं पर ऑर्डर लिखा जाएगा, ये भी ट्रांजिटिव है। अगर कहीं पर रिक्वेस्ट लिखा जाएगा, रिक्वेस्ट भी ट्रांजिटिव है। अगर कहीं पर एडवाइस लिखा है, एडवाइस भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर कहीं पर कमांड लिखा है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर कहीं पर ब्लेम लिखा है, ब्लेम भी ट्रांजिटिव है। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है। इनको अगर आप कहीं पर लिखोगे तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। से इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे यहाँ पर से लगा दिया, से को जरूरत नहीं है, से इंट्रांजिटिव है। से के अलावा सजेस्ट अगर आप लिखोगे, सजेस्ट इंट्रांजिटिव है। अगर आप प्रपोज कहीं पर लिखोगे, प्रपोज इंट्रांजिटिव है, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट है। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट इन ग्रेट डिटेल। हमने बहुत डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही डायरेक्ट सा सवाल है भैया, डिस्कस अगर कहीं पर लिखते हैं तो उसके साथ में अबाउट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि डिस्कस अगर हम कहीं पर लिखते हैं तो भाई डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट समथिंग। डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट। डिस्कस के मीनिंग के अंदर ही शामिल है अबाउट, तो अबाउट साथ में नहीं लगा सकते। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो ध्यान से देख लेना भैया, एक्सप्लेन अगर लिखा है, एक्सप्लेन के साथ भी कभी भी अबाउट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा है डिस्क्राइब, ध्यान से इसको भी देख लेना, डिस्क्राइब अगर लिखा है, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट नहीं आ सकता। अगर मैं बोलूं ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, ये भी गलत हो जाएगा। यही रूल इलेबोरेट के साथ भी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको भी आप नोट कर लेना। अगर नोट्स बनाते हो कमेंट में बता भी देना कि बनाते हो या नहीं बनाते हो। यही रूल इलस्ट्रेट के साथ भी है भैया। इलस्ट्रेट के साथ, इलेबोरेट के साथ भी हम अबाउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अबाउट लिखा है फर्स्ट पार्ट में, ये गलती है, इसको चेंज करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ही स्पोक एज इफ ही वाज द ओनली वन अफेक्टेड। शानदार। वो तो ऐसे बोला जैसे कि, एज इफ का मतलब क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। और कहीं पर भी अगर हम एज इफ लिखते हैं, इसका मतलब होता है जैसे कि। और इसको तब यूज करते हैं जब इमेजिनरी बात हो रही हो। कहां पर यूज करते हैं? जहां पर इमेजिनरी बात हो रही हो। इमेजिनरी बात में एक रूल है कि इमेजिनरी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वर होती है, वाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वाज की जगह पर वर को यूज किया जाएगा बी पार्ट में। ये रूल एज इफ का भी है, एज इफ इमेजिनरी सेंटेंस बनाने के लिए आता है। साथ साथ इसको भी ध्यान रखना, अगर कहीं पर आएगा एज दो, इसका भी वही मतलब होता है जैसे कि, सेम है मीनिंग में बिल्कुल सेम है, बस एज दो थोड़ा सा कम फैमिलियर है या कम नोन होता है, पर रूल सेम है। इसके साथ भी वर्ड का यूज करेंगे, अगर कहीं पर आएगा तो वाज नहीं आ सकता। ही स्पोक एज इफ ही वर द ओनली वन अफेक्टेड। अब यहाँ पर ये मैं सोचना सर ही तो सिंगुलर है, ही के साथ तो वाज आएगा। अरे भैया इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर आती है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई होगी तो कमेंट करके बताएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली दिस ईयर। एप्लीकेंट्स की संख्या इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये मतलब है यहाँ पर। भाई साहब बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कहीं पर भी अगर द नंबर ऑफ लिखा होगा, द नंबर ऑफ अगर लिखा होगा तो आगे वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। आगे वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, क्योंकि द नंबर ऑफ में जब भी हम बात करते हैं तो बात नंबर की होती है, बात एप्लीकेंट्स की नहीं हो रही, एप्लीकेंट्स की संख्या की बात होती है। और संख्या हमेशा सिंगुलर होती है, नंबर हमेशा सिंगुलर होता है किसी भी चीज का, ठीक है। यहाँ पर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, अगर इसी की जगह पर यहाँ पर अ नंबर ऑफ लिखा होता, अगर अ नंबर ऑफ लिखा होता और आगे कुछ भी लिखा हो, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो फिर प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता, सब कुछ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखते, प्लूरल वर्ब लिखते। अ नंबर ऑफ बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है भैया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ जो लिखा है ये सिर्फ नंबर की बात करता है, नंबर बढ़ गया है। अ नंबर ऑफ उन लोगों की बात करता है, अ नंबर ऑफ बॉयज में बॉयज की बात होगी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स की बात होगी। तो ये डिफरेंस है, बस ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत बार रिपीटेड सवाल है। ही डिनाइड टू एक्सेप्ट द नॉमिनेशन ऑफर। ही डिनाइड
ये हमने पहले भी पढ़ा कि अगर कहीं पर भी डिनाई लिखा जाएगा और अगर डिनाई के बाद में भी आपने कोई वर्ब लिखी तो ये वर्ब हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। यहाँ पर आप टू प्लस V1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आईएनजी लिखना पड़ेगा। तो डिनाइड के बाद टू एक्सेप्ट जो हमने यहाँ पर लगा दिया है वो नहीं आएगा, उसकी जगह पर एक्सेप्टिंग आएगा। ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द नॉमिनेशन ऑफर। क्या ये रूल सिर्फ डिनाई के साथ है? नहीं, डिनाई के अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी वर्ब बताई है बार बार। माइंड, मिस, इग्नोर, एंटिसिपेट, ये उन सब वर्ब्स के साथ है। ये इन सब की लिस्ट है, आप इस लिस्ट को अच्छे से देख लें। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। ही रिटर्न बैक टू द होटल आफ्टर ए शॉर्ट वॉक। एक छोटी वॉक के बाद वो होटल वापस आ गया। रिटर्न बैक, भैया रिटर्न के साथ बैक नहीं लगा सकते। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगा सकते। रिवर्ट अगर लिखा है तो रिवर्ट के साथ भी बैक नहीं लगा सकते। रीपे अगर लिखा है रीपे के साथ भी बैक नहीं लगा सकते। अगर कहीं पर रिट्रीट लिखा है रिट्रीट के साथ भी बैक नहीं लगा सकते। अगर कहीं पर रिसीड लिखा है रिसीड के साथ भी बैक नहीं लगा सकते। इनमें से किसी के साथ भी हम बैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बैक इन शब्दों के अंदर ही शामिल है। बैक अगर लगाया तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे डिस्कस किया था, वो नहीं लगा सकते, इन सब के साथ बैक नहीं लगा सकते। ऐसे और भी कई सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पता है तो एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जरूर कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन सा पता है आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई फीडबैक हो तो भी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।